ये वो चीज़ है डेट सर्विसिंग जिसे हम कहते हैं, जो हमारे बच्चों की एजुकेशन खा जाता है, जो हमारे हेल्थ सेक्टर को खा जाता है, जो हमारे मुल्क में डेवलपमेंट को खा जाता है, और उसके बाद हमारी आबादी को ख़त गुर्बत से नीचे भी ले जाता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 बरसों में मुल्क के कर्जों का बोझ 11.35 खरब रुपए बढ़ गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत मुकम्मल होने पर जो कर्जा 24.95 खरब रुपए था वो अब बढ़कर 36.3 खरब रुपए का हो गया है। ये अदाद-ओ-शुमार आप या मैंने खुद से नहीं निकाले हैं, खुद से अखज़ नहीं किए गए हैं। ये वो अदाद-ओ-शुमार हैं जो कि तर्जुमान वज़ारत ख़जाना की जानिब से बताए गए हैं वाज़े अल्फाज में। लेकिन हम देखते आए हैं कि जब से प्राइम मिनिस्टर ने ये हुकूमत संभाली है वो माजी की हुकूमतों पर कर्जों के हवाले से लान तान करते रहे हैं, तनकीद का निशाना उन्होंने हमेशा से उन्हें बनाया है। लेकिन अब क्या पीटीआई हुकूमत भी साबका हुकूमतों की तरह आने वाली हुकूमत के लिए उधार का पहाड़ छोड़कर जाएगी? मोना, कंपैरिजन आपके साथ पहले क्या था और अब क्या है? ये क्या जो नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट होगी उसके लिए भी खान साहब वही करके जाएंगे जो कि वो कहते हैं कि पीएमएलएन ने आने से पहले हमारे लिए किया? ज़रियाब, ये बहुत जालिमाना किस्म का साइकिल हत्ता लोग कहते हैं कि मुशर्रफ दौर में मईशत बहुत अच्छी थी और रुपया 60 पर था डॉलर के बरक्स। तो उस वक्त भी जब पीपल्स पार्टी आई तो उन्होंने कहा कि बहुत मुशर्रफ दौर में बहुत नुकसानात हो गए हमें, और हमें बहुत बुरी एक इकोनॉमी मिली है जो हमने इनहेरिट की है। फिर जब पीपल्स पार्टी गई 2018 में 13 में नून लीग आई, उन्होंने भी यही शिकवा किया कि जी पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल कौमी खजाना खाली को छोड़ के गई थी। एक उस वक्त भी बात की जाती थी कि हम डिफॉल्ट की बिल्कुल नहज पर थे, हम किसी भी वक्त डिफॉल्ट कर सकते थे। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इतने संगीन हालात के बावजूद ये भी मैं कोई मौजज़ा ही कहती हूँ कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया है आज तक। तो नून लीग का भी यही गिला था। अब नून लीग गई है, आपको पता है ये तमाम जो एक नैरेटिव था जो कि पीटीआई भी लेकर चली थी इलेक्शन से पहले भी, वो यही था कि बहुत बुरी इकोनॉमी का हाल कर दिया है और खसारे इतने बढ़ गए हैं, अब हम भी वो इनहेरिट कर रहे हैं, कर्जों का अंबार है। लेकिन बात ये है कि अभी भी बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात कहूँगी कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक ये साइकिल नहीं आएगा। तो जाहिर है जो अब आने वाली हुकूमत होगी 2000 इसके बाद जो इलेक्शन होगा 23 में, तो उसमें भी कोई एक्सपेक्ट मैं ये नहीं कर रही कि कोई मुख्तलिफ सूरत हाल होगी। इसी तरह की सूरत हाल होगी, पुराने कर्जे रिटायर करने के लिए आपने नए कर्जे लेने होंगे क्योंकि आपके पास सेल्फ सस्टेनेंस का कोई जरिया ही नहीं है। जनरल साहब, इसी कंपैरिजन के साथ आपकी तरफ आऊंगी, बताइए गए हैं आने वाली गवर्नमेंट के लिए उधार का पहाड़? देखिए, ये दिन ब दिन सूरत हाल जो है वो खराब होती गई और मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी आगे भी। अभी तो एक तो ये कि डॉलर की कीमत जब बढ़ी तो डॉलर रुपी जो एक्सचेंज रेट है उसको अगर आप अप्लाई करें तो रुपी टर्म्स में एक आपका इफेक्ट आया उसके ऊपर, और कर्जा रुपी टर्म में आपका बहुत बढ़ गया। जितना कीमत का फर्क पड़ा वो कर्जा उतना बढ़ गया। और दूसरी तरफ ये है कि कर्जे उतारने के लिए जो डोमेस्टिक लोन्स की बात नहीं मैं कर रहा, जो बाहर के कर्जे हैं उनको उतारने के लिए आपको फिर कर्जे लेने पड़े। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप कर्जा लें, कर्जा उतारें, फिर मजीद कर्जा ले लें। मुल्क जो है वो तो आप कर्जा उतारेंगे नहीं तो जान छूट ही नहीं सकती। इनफैक्ट जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी लोग ये कहते थे कि ये एक डेट ट्रैप है, इनको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा आईएमएफ और कर्जे देता जा रहा है ताकि ये एक ऐसी सूरत हाल में फंस जाएं जहां इस मुल्क के लिए कर्जे उतारने मुश्किल हो जाए, ये उतार ना सकें और फिर ये आईएमएफ के बगैर जिंदा रह नहीं सकेंगे। लेकिन उस वक्त भी किसी ने नहीं पूछा, कर्जे लेते रहे। 95 बिलियन डॉलर पे कर्जा छोड़ के गवर्नमेंट चले गई। अब सूरत हाल ये है कि एक पार्लियामेंट आपके मुल्क में मौजूद है, वो और सब बातें इधर उधर की कहानियां वहां चलती हैं, लेकिन ये कोई नहीं पूछता हुकूमत से कि भाई आप कर्जे लेते जा रहे हैं, आपके पास कोई प्लान है इन कर्जों को उतारने की? एक जब तक कोई बड़ी सॉलिड कॉम्प्रिहेंसिव प्लॉजिबल आपकी प्लान ना हो कर्जे उतारने की, तो आपको कर्जा लेना नहीं चाहिए। कर्जा लेते जाएंगे और उतारने का रास्ता नहीं होगा तो आपको बिल्कुल अल्टीमेटली आपको बाहर की अब हुकूमतों के या आईएमएफ वगैरह की शराइत माननी पड़ेगी और वो आपके लिए बड़ी तकलीफें हो सकती हैं। अब सूरत हाल ये है कि इसके कर्जे उतारने के दो ही तरीके हैं। एक तो आमदन बढ़े, आपकी रिमिटेंसेस आती हैं वो ठीक है, लेकिन उसमें यही है कि उसमें कम ज्यादा होती रहती, लेकिन आपको अल्टीमेटली अपने एक्सपोर्ट बढ़ानी थी, आमदन बढ़ती। दूसरी तरफ आपने अपने खर्चात कम करने थे,
तीसरा ये कि लॉस मेकिंग एंटिटीज जैसे PIA, स्टील मिल, ये वो चीजें, इनका लॉस खत्म करना है, इनको कंट्रोल करना है। उसके अलावा सर्कुलर डेट आपके गले पड़ा हुआ जो बढ़ता जा रहा है, उसको आपने रोकना है। अब ये 2 साल गुजर गए और उसमें ये चीजें अभी तक हुई नहीं, किसी पाया तकमील पे पहुंची नहीं और अखराजात उसी तरह तकरीबन चल रहे हैं। तो ये पार्लियामेंट का काम है कि वो हुकूमत को कन्फ्रंट करे, कर्जा लेना उनका जो है वो रोकना होगा, उसका कुछ हल निकालना होगा और हुकूमत को मजबूर किया जाए कि जनाब आप जब तक कर्जे उतारने की प्लान हमारे पास नहीं लेके आते कि आप ये जो खर्चे, हाँ, ताकि मजीद कर आप अपने अखराजात कैसे कम करेंगे, आप सर्कुलर डेट का क्या कर रहे हैं, आप ये जो लॉस मेकिंग एंटिटीज है उनका क्या कर रहे हैं, आमदन आपकी बढ़ी या नहीं, आपने एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ाई, ये वो चीजें हैं जो कि उनसे पूछनी चाहिए। लेकिन इस पे कभी बात नहीं होती और आखिर में रोना धोना रहता है कि जी वो पिछली गवर्नमेंट हमारे लिए ये छोड़ गई, वो छोड़ गई। भाई वो तो छोड़ के जाएंगे जब उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा, ये भी निकल जाएंगे, मुल्क का क्या बने। सो ये बड़ा जरूरी है कि गवर्नमेंट को कन्फ्रंट किया जाए। इस तरह बेदरे कर्जे लेते जाना ये कतन मुल्क के मुफाद नहीं है। मुल्क को इस पे बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ जाएंगे आखिर में आके, अगर हम उतारने के काबिल ना हुए। ये पार्लियामेंट का काम और पार्लियामेंट पकड़े सको। बुखारी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ जी आपको। जी इसी पर आपका तजिया बुखारी साहब। जी देखिए 93 में जब मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया द फ्रंटियर पोस्ट से और मुझे बिजनेस रिपोर्टिंग का काम सौंपा गया, तो एक बड़ा ही जिंक्स्ड वर्ड या मनहूस वर्ड जिसे कहते हैं वो मेरे कानों में पड़ा, जिसे हम डेट सर्विसिंग कहते हैं। उस वक्त से लेके आज तक ये मनहूस लफ्ज़ जो है हमारे हर बजट का हिस्सा होता है। ये वो चीज़ है डेट सर्विसिंग जिसे हम कहते हैं, जो हमारे बच्चों की एजुकेशन खा जाता है, जो हमारे हेल्थ सेक्टर को खा जाता है, जो हमारे मुल्क में डेवलपमेंट को खा जाता है और उसके बाद हमारी आबादी को ख़ते गुर्बत से नीचे भी ले जाता है। तो बात वही है कि खान साहब तकरीबन 5 साल कंटेनर पे खड़े रहे और वो एक हमें ख्वाब दिखाते रहे कि उनके पास ये जितनी भी पाकिस्तान की फिस्कल और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं और इनमें जो ख़राबियां हैं उनको ठीक उन्हें फ़िक्स करने की मौजूद है और जो ही वो आएंगे तो मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तानियों की एजुकेशन जो है वो बेहतर हो जाएगी, हेल्थ जो है हेल्थ सेक्टर बड़ा इम्प्रूव कर जाएगा। इस तरह के सारे वादे जो उन्होंने कंटेनर पे खड़े होके किए, लेकिन जब वो ख़ुद मैदान में उतरे तो यकीनन उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती और बिल्कुल उन्होंने जो बुनियादी तौर पे इकॉनमी रन कर रहे हैं वो ये डेट लेके ही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बातें हैं दोस्तों की कि हमेशा जब भी कोई गवर्नमेंट या कोई भी इकनॉमिक एक्सपर्ट जो है कर्ज़ा लेने की बात करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी उसकी एग्ज़ाम्पल ये है, मैं अगर कोई बिज़नेस चलाता हूँ, मैं बैंक से कर्ज़ा लेता हूँ तो मेरे पास एक प्लान होता है, मैंने ये बिज़नेस करना है और मैं इस तरीके से वापस करूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स चेंज करके देखे, एडवाइजरीज ली, यहाँ तक कि हफीज़ शेख साहब को भी लिया है जो कि पीपल्स पार्टी के साथ उन्हें नत्थी किया जाता रहा माजी में और उन्हीं की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ खान साहब करते रहे, उनको भी लाया गया लेकिन वो भी कोई जगलरी नहीं दिखा सके, वो भी कोई मैजिक नहीं कर सके और नतीजा यही है कि जो आपको 11% ज़्यादा कर्जे नज़र आ रहे हैं, 36 खरब रुपए। और अभी इब्राहिम ने पॉइंट आउट किया कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैवी इन्वेस्टमेंट हो रही है। मेरे जहन में सवाल पैदा हो रहा था, ये लाहौर में एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसकी मालियत 50 खरब रुपया है, यानी 5000 अरब रुपया। तो जब वो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे उसमें क्या इन्वेस्टर आएंगे या वो लोन लेंगे? अगर लोन लेंगे तो ये रकम जो आप अभी मेंशन कर रही हैं ज़रियाब, ये तो डबल ट्रिपल हो जाएगी और वो कैसे उतारेंगे ये बिल्कुल ये मेरी समझ से तो कम से कम बालातर है। और यकीनन आप किसी भी हुकूमती फर्ज को यहाँ पे ले हैं उसके पास भी कोई जवाब नहीं होगा इस चीज़ का और ये पहाड़ जो है ये मज़ीद बुलंदतर होगा। अगली आने वाली हुकूमत जिसकी भी हो वो एक बाकायदा माउंट एवरेस्ट देख रहा होगा।